नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदना जीएस क्लासेज को और मैं दीपक कुमार आपके साथ जुड़ चुका हूं वंदना जीएस क्लासेज पर अपने नए सेशन को लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बिहार एसआई बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वह उस सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आज है स्टोन एज। वह आज प्रथम चैप्टर लेकर के आया हूं। पहला चैप्टर जो होता है, हालांकि इससे पहले आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी वह मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टोन एज से, तो यह है स्टोन एज को भी आपको यह पढ़ा देता हूं, आपको बता देता हूं, आपको समझा देता हूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि यह स्टोन एज से भी वह कीजिए सर, कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोग उसको ही कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की अगर शुरुआत की बात करें तो वह जनरल बातें बहुत सारी वह है। ग्रेजुएशन स्तर पर जानते हैं हिस्ट्री किसे कहा जाता है या क्या है हिस्ट्री, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वह है चीजों को हम लोगों को यहाँ कंपटीशन के लिए नहीं जानना है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो बचपन में पढ़े थे इतिहास। बचपन में क्या पढ़े थे? इतिहास पढ़े थे। इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी। बीती हुई बातों को इतिहास कहा जाता है। यह बीती हुई बातें जो इतिहास है, लेकिन क्या सभी बीती हुई बातें इतिहास हैं? क्या सभी बीती हुई बातें इतिहास कह सकते हैं? तो यह है इतिहास को फिर ये इस बात पर मुद्दा आता है, तो इसे बदल दिया जाता है। इस हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया जाता है। इस हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया जाता है। ध्यान पूर्वक हमें बस आप सुनिए, हमें ध्यान पूर्वक आप सुनते रहिए। सारे चीजों को हम आपको समझा देंगे और इतने अच्छे तरीके से समझा देंगे कि आपके दिमाग में वह बैठ जाएगा, भूलने का वह है नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो बस अगले 1 घंटे तक आप हमें सुनिए ध्यान पूर्वक। आपको सारा यहाँ से जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वह है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातों को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कुछ रिलेवेंट बातें हैं जो वह एग्जाम में आते रहते हैं उससे संबंधित हैं, तो थोड़ी बहुत वह जानकारी को शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी आपको दिया जा रहा है, तो मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितना एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो ध्यान पूर्वक आप सुनिए, आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और देश दुनिया को भूल जाइए। 1 घंटे आप वंदना क्लासेस पर दीपक सर के साथ हो जाइए और देखिए यह चुटकियों में आपका यह है समाप्त हो जाएगा। यह है स्टोन एज जो सबसे टफ कहा जाता है। इसमें बहुत सारी बातें होती है, चौपर और तरह तरह की बातें आती, लोगों को समझ में नहीं आता है। हमें बस सुनिए आप ध्यान से और देखिए स्टोन एज आपका आज क्लियर हो जाएगा। अगले 1 घंटे में इस स्टोन एज से आने वाले क्वेश्चन को आप भूलेंगे नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री की बात थोड़ी करते हैं। हिस्ट्री को वह है, हिस्ट्री किसे कहेंगे? क्या बीती हुई बातें इतिहास हैं? तो यह सभी बीती हुई बातें इतिहास नहीं है। इस आधार पर इसे बांट दिया जाता है। इस हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरे को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। और एक हो गया हिस्ट्री, समझ लीजिए प्री हिस्ट्री को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए प्री हिस्ट्री को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, या इसे प्राक इतिहास कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राक इतिहास कहा जाता है प्री हिस्ट्री। तो यह प्री हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? वैसा इतिहास जिसके बारे में कोई भी अभी तक के लिखित साक्ष्य नहीं है। हम लोगों के पास, वर्तमान मानवों के पास जिस टाइम पीरियड के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वह कहलाता है प्री हिस्ट्री। उसे क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसके बारे में कोई भी लिखित एविडेंस अभी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वह प्री हिस्ट्री कहलाता है। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री। इसे कहते हैं आदि इतिहास। क्या कहा जाता है? आदि इतिहास कहते हैं। यह है प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास कहते हैं। वैसा इतिहास जिसके बारे में लिखा तो गया है, रिटन एविडेंस है, लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक वह हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अभी तक इतिहासकार उसे समझ नहीं पाए हैं कि वह क्या लिखा हुआ है। यह है क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है लेकिन अभी तक उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, तो वह कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास कहलाता है। और एक्चुअल में हिस्ट्री वह है जिसके बारे में लिखा भी गया है, रिटन एविडेंस भी है, लिखा हुआ भी है और उसे पढ़ा भी जा रहा है। उसे आज पढ़ करके समझ भी रहे हैं कि हाँ यह क्या लिखा गया है। तो वह जिसके बारे में लिखित साक्ष्य है और वह समझ में भी आ रहा है कि क्या वह लिखा गया है, वही कहलाता है हिस्ट्री। वही एक्चुअल में है इतिहास। यह है 3 अंतर करके बताया जाता है। अब फिर समझते हैं। यह प्री हिस्ट्री वह वैसा इतिहास जिसके बारे में लिखा नहीं गया है,
तो वह जानकारी कैसे होती है उस समय के बारे में जानकारी बहुत सारी किताबों में दिया गया है। तो यह जानकारी का जो अलग अलग सोर्स है, और वह सोर्स क्या है, तो पुरातात्विक साक्ष्य है। वह क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो जाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हो जाते हैं, जिसमें वह ईंट, पत्थर, औजार, गुफाएं, वह है विभिन्न तरह के औजार, पत्थरों के बनाए हुए औजार, उन सारी चीजों को देख करके, और कार्बन 14 पद्धति होता है, उस आधार पर उसका टाइम पीरियड भी निर्धारित कर दिया जाता है, और इतिहासकार उसे बता रहे हैं, उसे देख करके वह समझ रहे हैं और बता रहे हैं, किताबों में लिख दिया गया है कि क्या हो रहा होगा उस समय, यह है उस समय क्या हो रहा होगा, उस आधार पर जानकारी दिया जाता है। तो यह प्रोटो हिस्ट्री, यह है प्री हिस्ट्री, वैसा हिस्ट्री जिसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन विभिन्न तरह के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पत्थरों, औजारों, गुफाओं, इन सब को देख करके इतिहासकारों के बारे में, इतिहासकारों के द्वारा उस समय के बारे में बहुत सारी बातें, उस समय के मानव के बारे में, उस समय मानव के वह है स्थिति के बारे में, उन लोगों के द्वारा वह किस तरह का औजार प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजों का वर्णन किया जाता है। प्रोटो हिस्ट्री वैसा इतिहास जिसके बारे में लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो वहां भी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों को ही आधार बना करके बहुत सारी चीजें वहां से मिली हैं, उस आधार पर जो है इतिहासकार वह बातें बताते हैं। और हिस्ट्री जिसके बारे में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। फिर आते हैं, फिर समझिए प्री हिस्ट्री अब यह है, यह प्राक इतिहास, प्रागैतिहासिक काल जो हो जाता है, इसके अंतर्गत स्टोन एज को रखा जाता है। किसको रखते हैं, स्टोन एज को रखते हैं। क्या रखते हैं, प्री हिस्ट्री में स्टोन एज को रखते हैं। स्टोन एज के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इस पाषाण काल कहते हैं, इन्हीं में पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल के बारे में कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है, लेकिन जानकारी हो रही है तो उन्हीं पत्थरों को, गुफाओं को, औजारों को देख करके। तो प्री हिस्ट्री में किसे रखते हैं, स्टोन एज को रखते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में किसे रखा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा जाता है। किसको रखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारे लिखित स्रोत भी हैं, कुछ पत्थरों पर लिखे हुए वह मिले हैं, चिन्ह बनाए हुए मिले हैं, यानी लिपि मिली है, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो उसे पिक्टोग्राफी भी कहते हैं। उस तरह की लिपि को पिक्टोग्राफी कहा जाता है। तो अभी तक लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। कौन सा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण लिखे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग उसे समझ नहीं पाए हैं, इतिहासकार उसे पढ़ नहीं पाए हैं, बस अनुमान लगाया गया है। बहुत सारी चीजों को देख करके, वहां डाली युक्त एक व्यक्ति का वह धर मिला है, उसे देख करके, उस पर वस्त्र को देख करके, या देवताओं के चित्र बने हुए पत्थर पर वह मूर्तियां बनी हुई है, उस सब चीजों को देख करके अनुमान लगाया गया, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग और करेंगे आगे, इस चीज को बताएंगे। तो यह है लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा भी नहीं गया है। और हिस्ट्री शुरुआत होती है वैदिक सिविलाइजेशन से कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता जो है वह आर्य सभ्यता भी जिसे कहते हैं, जिसके बारे में जानकारी हम लोगों को वेदों से मिलती है। वह वेद जो है उनसे जानकारी मिलती है। आप जानते हैं 4 वेद हैं। कौन कौन 4 वेद हैं, तो पहला ऋग्वेद हो जाता है, दूसरा यजुर्वेद हो जाता है, सामवेद हो जाता है और अथर्ववेद हो जाता है। उन वेदों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और वह वेद आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं। उस वेदों में जो बातें हैं, जो लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखा गया है, उसे वह समझ में भी आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो हिस्ट्री की शुरुआत जो है लिखित रूप से और पढ़ सकते हैं, वह वैदिक सभ्यता से शुरुआत की जाती है। तो यह जनरल बातें हैं, आपको थोड़ा याद रखना है। प्री हिस्ट्री में स्टोन एज को रखा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा जाता है, हिस्ट्री के अंतर्गत वैदिक सभ्यता से शुरुआत होती है, जिसके बारे में लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा सकता है। क्लियर है बात। और अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए सभी सब्जेक्ट जो होता है, सभी सब्जेक्ट का एकमात्र उद्देश्य होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। सभी सब्जेक्ट का एक ही उद्देश्य होता है, मानव का विकास। या सभी सब्जेक्ट का उद्देश्य एक ही है कि हम क्या दें मानव को, जिससे मानव जो है वह विकसित हो, वह उसका जीवन आसान हो जाए, जीवन सुलभ हो जाए, अच्छा हो जाए। तो यह है, इसे यह हिस्ट्री भी बताता है। वही चीज ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी के मार्फत हम लोग जीवन को आसान करने की बातों को समझते हैं, कैसे जीवन आसान हो जाए। समझिए इस बात को। जैसे यह है, ज्योग्राफी ही बताता है कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहां ज्यादा ठंडा होता है। ज्योग्राफी बताता है कि शिमला में अगर आप जा रहे हैं तो शिमला ऊंचाई वाले भाग पर है, यानी वहां ठंडा ज्यादा होगा, तो वहां थोड़ा मोटा कपड़ा पहन करके जाना है।
बिहार में आप हैं वह कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ गर्मी है, यह ज्योग्राफी ही बता रहा है, तो यहाँ मोटे कपड़े की जरूरत नहीं है, सीजन के अकॉर्डिंग फिर जरूरत है, लेकिन उन क्षेत्रों में जा रहे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो उस तरह का कंडीशन होगा और वहाँ उस तरह की चीजें जरूरत पड़ेंगी। तो यह ज्योग्राफी का अनुभव है, ज्योग्राफी अपने वह सब्जेक्ट के मार्फत मानव को यह बता रहा है और जानकारी दे रहा है, जिससे मानव का जीवन आसान हो जा रहा है। नहीं तो आप बिहार का ही कंडीशन समझ करके और वह है शिमला में जाइएगा तो वह आपको समस्याएं हो सकती हैं, वह ठंडा लग सकता है। तो कहने का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट का उद्देश्य जो होता है वो मानव डेवलपमेंट की बात होती है और अलग अलग तरीके से वह बता रहा है कि मानव डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे यह जीवन आसान हो जाए, सुलभ हो जाए, इसी चीज की चर्चा। विज्ञान हम लोगों के जीवन को आसान कर रहा है, विज्ञान की जैसे जैसे खोजें हो रही हैं और जीवन आसान हो जा रहा है। देखिए अभी विज्ञान में यह है कोरोना काल चल रहा है और कोरोना का दवाई अभी तक नहीं मिल पाया है, हालांकि रसिया बताया है कि मिला है, तो जीवन आसान नहीं बना पा हो रहा है, हम लोग घरों में दुबके हुए हैं। तो यह विज्ञान टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाया है, रसायन विज्ञान वह उतना काम अभी वह नहीं पहुंच पाया है, उसकी दवा नहीं खोज पाई गई है। लेकिन पोलियो, मलेरिया और जो भी चीजें होती है उसकी दवा खोज ली गई, कोई नहीं डरता है अब। वह 2 बूंद जिंदगी का ले लीजिए बचपन में और पोलियो मुक्त रहिए। लेकिन कोरोना की जानकारी नहीं हो रही है तो समस्या हो रही है। तो क्या कहने का मतलब मेरा है कि सभी सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है मानव का डेवलपमेंट, इसी उद्देश्य में यह काम कर रही है। फिर हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यह हिस्ट्री जो है डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम बात करता है। क्या करता है? अकॉर्डिंग टू टाइम बात करता है। टाइम के अकॉर्डिंग मानव का जीवन कैसे आसान हो गया, कैसे डेवलप हो गया, यह जानकारी हम लोगों को, यह कहानी कौन कहता है? तो हिस्ट्री कहता है। यह कहानी कौन कहता है? तो हिस्ट्री कहता है। अकॉर्डिंग टू टाइम मानव के डेवलपमेंट की कहानी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यह है पूरा पाषाण काल, यह है स्टोन एज का मानव का लाइफ स्टाइल कैसा होगा और आज के मानव का, आज 21वीं सदी के मानव का लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है। ठीक है, यह आज 21वीं सदी का मानव यह पेन खोस रहा है, यह है स्टोन एज के लोग हैं, पेन के बारे में जानकारी नहीं, लिखित स्रोत ही नहीं है। तो क्या जीवन वह डेवलप हुआ है, जीवन यह आसान होता चला गया है। आज आप घरों में बंद हैं, फिर भी यह है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपके घर तक पहुंच रहे हैं, आपके मोबाइल में पहुंच रहे हैं, आप वह घर में सोए हुए, लेटे हुए, खाना खाते हुए और दीपक सर को देख रहे हैं। तो यह है आज यह टेक्नोलॉजी का कमाल है। यह है दूरियां वह मिट गई हैं, यह मिट गई दूरियां, वह जो होता है लोग आते हैं, तो यह दूरियां मिट गई हैं, यह टेक्नोलॉजी का कमाल है। दूरियों की परवाह करना भी नहीं है। वह है एक लाइन हम बार बार कहते रहते थे कि दूरियों की ना परवाह किया कीजिए, दिल जब भी पुकारे बुला लीजिए। दूरियों की ना परवाह किया कीजिए, दिल जब भी पुकारे बुला लीजिए। हम ज्यादा दूर नहीं हैं आपसे इस कोरोना काल में, बस अपने मोबाइल में हुआ है, अपने मोबाइल में बन्ना जीएस क्लासेज को ऑन कर लीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। तो यह है दूरियों की परवाह नहीं करना है, बस बन्ना जीएस क्लासेज पर जाना है और दीपक सर से रूबरू हो जाना है। टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है दीपक सर के साथ जुड़ जाना है, फेसबुक पेज पर आ जाना है, दीपक सर के साथ जुड़ जाना है। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे अगर बात करें तो कहने का मतलब हिस्ट्री क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम आपको यह है नॉलेज दे रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ यह कर रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर के, ताकि यह है थोड़ा सा वह है ब्रॉड रूप से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी को बढ़ाएंगे। हालांकि अब मैं उतना ही सीमित हूं जो उससे आपका एक धर्रे पर आप चल दें, आप एक सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ें, उतना ही मैं कर रहा हूं। तो इस सारी चीजों को ध्यान से आप सुनते रहे, बस ध्यान पूर्वक आप सुनिए, देखिए आपका यह सब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा और आप वह प्राप्त करेंगे कि एक अच्छी पढ़ाई हम लोगों की शुरू हो चुकी है। तो हिस्ट्री आप बस एक लाइन में याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम डेवलपमेंट की बात करता है। ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रीजन बात करता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट बात करता है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग मानव का रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा बदल जाता है। यूरोपीय कॉन्टिनेंट के लोगों के मानव का रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा कुछ दूसरा होता है। तो यह है हम लोग यह है इस ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, यह है विषुवत रेखा के नजदीक रह रहे हैं, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों के बीचों बीच गुजर रही है। तो यहाँ गर्मी ज्यादा है तो यहाँ का रहन सहन, खान पान दूसरा हो जाता है। तो यह कौन बता रहा है? ज्योग्राफी बता रहा है। यह यूरोपीय कॉन्टिनेंट में यह क्लाइमेट हुआ है, ऐसा कंडीशन पैदा कर देता है कि बाप बेटा मिल करके एक कुर्सी पर, एक टेबल पर बैठ करके वह पीता है, दारू पीता है, वह वाइन पीता है। लेकिन अगर अपने बिहार की बात करें तो हम लोग यह कल्पना से भी परे हैं, या बिहार में सोच भी नहीं सकते हैं कि पापा के साथ है वह है, अगर वह लड़ाने की बात होगी तो वह है कहानी खत्म हो जाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह सुनेंगे तो ये करेंगे, कल्पना भी नहीं करते। तो इसका कारण क्या है? क्लाइमेट है।
या क्लाइमेट जो है वह रोक रहा है, वह क्लाइमेट यूरोपीय कॉन्टिनेंट के बेटे और बाप को साथ में वह है दारू पीने को कह रहा है, और जबकि यह है क्लाइमेट है जो यहाँ वह दारू पीने पर मना है। यहाँ की सरकार ने बिहार में तो और वह हाहाकार मच गया है, वह है बंदे कर दिया गया है, वह है नाम मात्र का भी नहीं मिल रहा है। तो यह बड़ी समस्या है, ठीक है। हालांकि समस्या नहीं, अच्छी बात है, यह है बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो यह है बात कहने का मतलब यह हो गया कि ज्योग्राफी जो है रीजन के अकॉर्डिंग बता रहा है कि किस तरह से वह मानव का डेवलपमेंट होगा, मानव का रहन सहन खान पान पहनावा और रहवा बदलेगा, यह क्लाइमेट कंडीशन बदल देता है। आप याद कीजिए यह समर सीजन, और आप याद कीजिए विंटर सीजन। वह समर सीजन में आप जब पटना में बोरिंग रोड चौराहे पर 4 दोस्तों के साथ मिलते थे शाम को, तो जब कुछ खाने पीने की बात होती थी तो उसमें एक ठंडा जरूर होता था। गर्मी के दिनों में सब कुछ खाएंगे लेकिन उसमें एक ठंडा या स्प्राइट जरूर रहेगा, वह डियो जरूर रहेगा, जो भी वह होता है एक ठंडा जरूर रहेगा। लेकिन वही जाड़े के दिनों में जब बात करते हैं और शाम को चौराहे पर मिल रहे हैं तो वह उसमें एक अंडा जरूर शामिल हो जाता है। तो यह है जाड़े में अंडा और गर्मी में ठंडा। यह कौन कर रहा है? यह क्लाइमेट कर रहा है, यह हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्लाइमेट ऐसा कंडीशन पैदा कर रहा है कि आपको जाड़े में वह गर्मी लेना है, अंडा खाना है, और वह गर्मी में आपको ठंडा भी पीना पड़ रहा है, वह लस्सी पीना पड़ रहा है। ठंडा ना पीजिए, लस्सी पीजिए, ज्यादा फायदेमंद होगा शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, देश के लिए भी। स्वदेशी की बात कर दी गई, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, तो यह दूसरा ब्रांड छोड़ना है। आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आप समझ रहे हैं, यह हिस्ट्री की बातें किया हमने, थोड़ी ज्योग्राफी की हमने बातें की। यह है उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, यह मानव जब एक जगह स्थायी निवास बसने लगता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, सामाजिक रूप से वह जुड़ जाता है, एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगता है, तो वह इकोनॉमी भी डेवलपमेंट होता है। वह शुरुआत में मानव जो है वह अपना खाता था, अपना पीता था, लेकिन वह है एक दूसरे की जरूरत महसूस किया, एक दूसरे से वह देना लेना शुरू किया, तो वस्तु विनिमय प्रणाली शुरुआत होती है, वाटर सिस्टम होता है, और फिर वह मुद्रा की चीजें आ जाती हैं, तो इकोनॉमी भी डेवलप कर जाता है, या पॉलिटिकल साइंस भी, वह सामाजिक रूप से भी मानव जुड़ जाता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट का विकास होता है। आप पे को समझ में आ रहा है? धैर्यपूर्वक आप सुनते रहे, बातों को रिलेट करते रहे, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर वो सोचिए, या चीजों को फिर हम सब्जेक्ट पर आएंगे, उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आप धैर्यपूर्वक सुनते रहे हमें। तो आप इतनी बातें समझे, वो अलग अलग सब्जेक्ट को समझे। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत यह है जो प्री हिस्ट्री हो रहा है, प्रागैतिहासिक काल हो रहा है, प्राक इतिहास हो रहा है, उसी के अंतर्गत स्टोन एज को हम लोग पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? स्टोन एज को जानेंगे, पाषाण काल को जानेंगे। इस स्टोन एज को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। यह है पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में बांट दिया जाता है। स्टोन एज को भी बांट दिया जाता है 3 भागों में। पेलियोलिथिक एज कहते हैं पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज कहते हैं मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज कहते हैं नव पाषाण काल। तीनों में पाषाण लगा हुआ, पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन, यह तीनों में पत्थर लगा हुआ है। यानी कि इस तीनों काल में मानव जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। मानव तीनों कालों में जीविकोपार्जन के लिए पत्थरों का प्रयोग कर रहा था, पत्थरों के सहारे ही उसका जीवन चल रहा था, इसलिए स्टोन लगा हुआ है या पाषाण काल लगा हुआ है। तो उसी स्टोन एज को हम लोग जानेंगे। ध्यान से आप सुनते रहिए, बस बाकी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, फिर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। यह है प्री हिस्ट्री के अंतर्गत स्टोन एज की हम लोग बात कर रहे हैं। स्टोन एज में पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं। तो पूरा पाषाण का जो टाइम पीरियड लिया जाता है वह 25 लाख बीसी से लिया जाता है। जितना पीछे आप जा सकते हैं, तो 25 लाख बीसी से लेकर के यह 10 लाख बीसी, 25 लाख से लेकर के यह है आपको यह लगभग 40 लाख तक लिया जाता है। 25 लाख है यह है से लेकर के 10 लाख तक के वह टाइम पीरियड को यह है पेलियोलिथिक एज में कर दिया जाता है। 10 लाख से लेकर के 10 लाख बीसी से लेकर के यह है 4 लाख बीसी तक का जो समय हो जाता है, यह है मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक एज में कर दिया जाता है। और फिर वह 1000 तक के वह समय को नियोलिथिक एज में बांट दिया जाता है, वह बताया जाता है। तो उसी तरह से बांट करके हम लोग देखते हैं उसको, वह है हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो इतना आपको बात हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा, बातों को आप समझ गए होंगे। यह है आज है थोड़ा यह हिंदी में यह है बन गया है, या पीपीटी जो बन गया है वह हिंदी में। अगले दिन से आपको सिंधु घाटी सप्ताह आप देखे होंगे वहाँ इंग्लिश में भी है, यहाँ भी कुछ इंग्लिश में है, ठीक है। तो यह इंग्लिश हिंदी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों जो वह है लोग हैं अलग अलग मीडियम से पढ़ने वाले, वह ध्यान से सुनिए, बातों को समझिए, आपको बातें समझ में आने लगेगी। आप कोई भी किताब उठाइएगा फिर पढ़िएगा, उन सारी चीजों को समझ में आ जाएगा।
तो यह है चीजें आप समझ गए हैं। हम समझते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे। इतिहास का वह प्राचीन हिस्सा जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिसका पता केवल पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर लगाया गया है, जो को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में पत्थरों के औजार, गुफाएं इत्यादि से उस समय के इंसानों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसका पढ़ा नहीं गया, तो उसे आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री कह देते हैं। या भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है, रॉबर्ट बुशफोर्ड को कहा जाता है। या है इस चीज को बताया किसने, शुरुआत में इस चीज को किसने बताया, तो या रॉबर्ट बुशफोर्ड नामक या है आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, या है या जोग्राफर भी कह लीजिए, इतिहासवेता कह लीजिए। इन्होंने इन सारी चीजों की बातों को आगे बढ़ाया है, बातों को बताया है। तो आते हैं हम लोग तो आप पूरा पाषाण काल आप समझ रहे हैं। पाषाण काल है, पत्थर युग क्यों कहेंगे, पुरातात्विदों ने आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 तक का वह समय लिया जाता है, वह है। इसे भी 3 काल में बांट दिया जाता है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल में कर दिया जाता है। मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि औजारों में लकड़ी और हड्डियों के मुट्ठे लगे हुए थे। नव पाषाण काल है, या 10,000 से या बाद का समय है, वह है 4,000 1,000 तक आ जाते हैं। उन चीजों को हम लोग वह आगे करेंगे। इसे आप समझिए। अब देखिए, पहला पेलियोलिथिक एज है, इसे ध्यान से, पेलियोलिथिक एज जो है 20 लाख है, या इसे 25 लाख भी लिखा हुआ। देखिए टाइम पीरियड जो है थोड़ा या कार्बन 14 पद्धति के आधार पर तो है, लेकिन अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग मिलता है। तो आप यहाँ 25 लाख भी ले सकते हैं, या 25 लाख बीसी भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, 20 लाख भी मिल जाएगा। 20 लाख से लेकर के 10 लाख तक याद रखने के लिए आप याद रखिए, आपको बराबर याद हो जाएगा। 25 लाख से 10 लाख है बीसी आप जानते हैं, बीसी और एडी वह कुछ लोगों को समझ में, या हम बीसी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, एडी एनो डोमिनो कहते हैं, या है ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद से यह शुरुआत होती है। ठीक है, तो यह बीसी जो है उल्टा चलता है, पीछे चलता है। 20 लाख से लेकर के 10 लाख की बातें हो रही है, तो ध्यान रखना है। बिफोर क्राइस्ट कहता है ईसा के जन्म से पहले, या है एडी, 2 भागों में यह चलता है, याद रखना है। तो यह है 20 लाख से याद रखिए 10 लाख, या 25 लाख से 10 लाख का समय जो होता है वह पेलियोलिथिक एज होता है। स्टोन एज को 3 भागों में हम लोग बांट रहे हैं, या स्टोन एज जो हो जाता है वह 3 भागों में बंट रहा है, एक पेलियोलिथिक एज, एक मेसोलिथिक एज और एक नियोलिथिक एज। अब पेलियोलिथिक एज को देखिए तो यह है पेलियो और या लिथिक। तो लिथिक आप मतलब समझते हैं, या पत्थर होता है या पाषाण होता है पेलियोलिथिक, और पेलियो का मतलब पुराना होता है, या है पुराना का अर्थ में लिया जाता है, ओल्ड का अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, तो यह है पेलियोलिथिक शब्द जो है हो गया, हिंदी हो गया पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है वह 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन चट्टान की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट बुशफोर्ड ने किया, या रॉबर्ट बुशफोर्ड ने किया 1863 में। 1863 में पहली बार रॉबर्ट बुशफोर्ड ने 1863 में पूरा पाषाण कालीन चट्टान की खोज की और पहली जानकारी दिया। इसी कारण प्रागैतिहासिक काल का पिता भी ने कह दिया जाता है, यह है रॉबर्ट बुशफोर्ड को। तो भी आपको याद, यहाँ एक शब्द याद रखना है। मैं वही पॉइंट आपको यहाँ शामिल किया हूँ जो आपको यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। यह है इसे एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत। एशियन हिस्ट्री देखिए वह लोग थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट भी वह लोग कहते हैं कि इसमें और ज्यादा हो जाता है। यह है तो मैं आपको बस अकॉर्डिंग टू एग्जाम वही पॉइंट लेकर के आया हूं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो जो पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उसी पॉइंट को हमारे साथ आपको डील कीजिए, आपको इस चैप्टर का निश्चित रूप से हो जाइएगा। सारा एग्जाम में आपका रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। तो एक नाम याद रखना है, 1863 में रॉबर्ट बुशफोर्ड के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही भारत में पूरा पाषाण अनुसंधान को 1935 में डटेरा और पेटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान के आने के बाद बढ़ावा मिला। यानी पूरा पाषाण अनुसंधान का जो रिसर्च की बातें हुई, जानकारी बढ़ाने की बातें हुई, यह है एल कैम्ब्रिज अभियान के बाद 1935 के बाद यह और ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ा। तो यह है पेलियोलिथिक एज के बारे में, यह कुछ पॉइंट आपको हैं और समझिए।
या कुछ है वह अलग अलग जगहों को दिखाया गया है, या है मेहरगढ़ से लेकर या बुर्जहोम से लेकर अलग अलग भागों में या कहाँ कहाँ वह हुआ है वह फिर हम आपको बताएंगे। इसमें अलग अलग जगहों की बातें करेंगे। यह है अतिपक्कम जो होता है तमिलनाडु में बहुत फेमस जगह हो जाता है पूरा पाषाण काल का, तो यह है उन सारी जगहों की बातें की जाती हैं। और देखिए इस काल के मानव जो है पेलियोलिथिक एज या पाषाण काल है तो पत्थर का ही उपयोग करेगा, पत्थर के चीजों का ही औजार बनाए जा रहे थे, लेकिन पत्थर में ही वह क्वार्ट्ज पत्थर को क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग हो रहा था। पत्थर में क्वार्टजाइट पत्थर जो ज्यादा हार्ड होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, तो इस काल में अधिकांश उपकरण जो है कठोर क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते हैं। इस कारण इस काल को यानी पेलियोलिथिक एज को एक और नाम दिया जाता है क्वार्टजाइट मैन भी कह दिया जाता है, इसे क्वार्टजाइट मैन भी कह दिया जाता है। तो एक नाम और याद रखिएगा, क्वार्टजाइट पत्थरों का ज्यादा प्रयोग हो रहा था पूरा पाषाण काल में, तो क्वार्टजाइट मैन भी इसे कह दिया जाता है। इस काल के मानव की बात करें, मानव गतिविधियों की बात करें, तो इस काल का मानव जो है मुख्य रूप से शिकारी है। खाद्य संग्राहक कम है, खाद्य संग्राहक यहाँ कम है, समझिए। यह मुख्य रूप से चला है या मेसोलिथिक एज से। अभी जो है वह शिकार पर ज्यादा वह निर्भर है, वह शिकार करता है, खाता है, सोता है, पर जाता है, खत्म हो जाता है, फिर आगे शिकार करता है, जाता है, खाता है, ठीक है, वह है। तो यहाँ जो है शिकार करके और वह भोजन प्राप्ति को लेकर के वह ज्यादा निर्भर है, और उसके लिए वह विभिन्न पत्थरों के औजारों का प्रयोग कर रहा है। तो औजारों की अगर बात करें तो यह प्रारंभिक निम्न पूरा पाषाण काल का संबंध मुख्यतः हिम युग से भी रहा है। उस दौरान क्या था तो आइस एज भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है शब्द, ठीक है। यह है पूरा पाषाण काल के दौरान आइस एज की बातें की जाती है, हिम युग की बातें की जाती हैं। इस दौरान औजार जो थे वह हस्त कुठार, हैंड एक्स कहा जाता है, विदर्नी या क्लीनर का दिया जाता है, कुल्हाड़ी का दिया जाता है, चॉपर का दिया जाता है। इसी कारण इसे चॉपर एज भी कहा दिया जाता है, चॉपर वह युग भी कहा दिया जाता है। पूरा पाषाण काल को चॉपर चॉपिंग चॉपर का दिया जाता है, चॉपिंग चॉपर एज भी कहा दिया जाता है। तो यह भी कई क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो कुल्हाड़ी चॉपर याद रखेंगे। इस समय मानव प्रयोग कर रहा था अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने भोजन की प्राप्ति के लिए, जीव जंतुओं को मारने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, शुरुआती जो है पूरा पाषाण काल के औजार जो मिले हैं वह बड़े बड़े मिले हैं, बेढंगे मिले हैं, भारी मिलते थे, भारी औजार थे, पत्थर के बनाए जाते, लेकिन भारी भारी बेढंगे, ज्यादा नुकीला नहीं होता था। अब भारी जो पत्थर था उसको मानव लेकर के और जानवरों को मारने जाता था, जानवर सोया हुआ उसे मारने के लिए गए, जो ही पत्थर लेकर के नजदीक, अब ज्यादा भारी तो नजदीक जाना पड़ेगा, जो ही नजदीक गए और वह है पैर का हट हुआ और वह जानवर जग जाता था, वह जानवर भाग जाता था। अहिंसक हुआ तो भाग गया, और अगर वह है हिंसक जानवर हुआ तो उल्टे आप पर वह है मार दिया, यानी कि वह टाइगर को आप मारने गए थे और उल्टे जो है टाइगर का आपके शिकार बन गए। तो यह है स्थिति बन जाती थी। यह है तीसरा नियम न्यूटन का लग जाता था कि वह आप मार करके खाने वाले थे उसको, वही आपको मार करके खा गया। तो यानी मानव का जीवन यहाँ आसान नहीं है, भोजन की प्राप्ति यहाँ आसान नहीं है। अब मानव जो है धीरे धीरे उसी में डेवलपमेंट करेगा, क्या करेगा, अब वह है मानव जो है धीरे धीरे मेसोलिथिक एज में अगर आते हैं तो मानव उसी पत्थर को रगड़ करके थोड़ा नुकीला चिकना बनाना शुरू किया ताकि दूर से फेंक करके मारे। अब जो मानव जो है पत्थरों को रगड़ करके और उसे नुकीला बना रहा है, चमकीला बना रहा है, पत्थरों के रगड़ने के कारण आग लग गया, आग लगा। अब आग की जानकारी मानव को शुरुआत में नहीं है, क्या हो रहा है, गर्मी कहाँ लग रहा है, मानव वहां से भाग रहा है, मानव भाग रहा है, पशु पक्षी भाग रहे हैं, जंगल छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वह वहां से भाग गया। 10 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर उस रास्ते से मानव वह गुजर रहा है तो वह देख रहा है कि वह जिस जानवर को मार करके खाते थे वह पड़ा हुआ है, मानव उसे भूख लगा हुआ है, मानव को, मानव उसे वह खाना शुरू कर देता है, वह अब खा रहा है तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है उसको। मानव सोच रहा है यह क्या हो रहा है, पहले खाते थे तो ज्यादा खींचना पड़ता था, यह बहुत आराम से आसानी से अंदर जा रहा है। तो यानी कि उसे लगा, उसे याद आ रहा है कि अच्छा कल है जो हम यहाँ वह रगड़ रहे थे, कोई भी चीज हुआ निकला था जिसके कारण डर करके भागे थे, तो हम भी भागे थे और ये भलुआ भी भागा था, लेकिन भलुआ उसे आग की चपेट में आ गया और यह मर गया है। यानी मानव जानकारी ले लिया आग की। तो पूरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हो गई है, याद रखना है, बीबीआई क्वेश्चन याद रखना है, मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में हो तो गया है, लेकिन इस आग का ज्यादा वह उपयोग कर पाया है मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में इससे आग का वह जबरदस्त उपयोग किया है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है क्वेश्चन, आग का आविष्कार आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ है, किस काल में हुआ है, तो पेलियोलिथिक एज में पूरा पाषाण काल में हो गया है, लेकिन इसका उपयोग जो बढ़ा है वह है मेसोलिथिक और नियोलिथिक में ज्यादा उसका उपयोग करने लगा। मानो फिर उस आग के सहारे वह भोजन को पकाने लगा है, जीवन वह बचने लगा उसका, मानो
मानव पहले गुफाओं में वह सोता था, कहीं भी पेड़ पौधा हुआ कहीं भी सो जाता था, पेड़ के टहनियों पर गुफाओं में सोता था। वो 4 दोस्त वह गुफा में सोते थे। दिन को जो शिकार करते थे, जो हिंसक जानवर का, रात को वह उनका शिकार करता, रात में वो आता था और 2 दोस्त के टांग करके ले जाता था। सुबह उठ रहे तो देख रहे 2 दोस्त गायब है, कहाँ गया, तो बगल में एगो टांग उधर है, एगो मुरी उधर है, कहानी खत्म है। तो क्या हो रहा है कि वह है रात में जो उनका शिकार किया गया है, तो मानव का जीवन फिर आसान नहीं है। अब मानव देखा कि जब वह आग लगा था तो जानवर भी भागता है, हम भी भागते हैं, तो मानव जो है अब जो है वह थोड़ा होमोसेपियंस मानव, ठीक है, या बुद्धिजीवी मानव जो मध्यकाल से माना जाता है, थोड़ा यह शुरुआत होती है होमोसेपियंस मानव, हम लोग आधुनिक मानव की। तो वह है मानव जो है अब गुफाओं के बाहर आग जला करके सो रहा है। अब वह आग जो है दूर से ही हिंसक जानवर वह टाइगर देख रहा है तो वह नजदीक नहीं आ रहा है, क्योंकि उस आग से वह भी डरता है, उस आग से वह भी डरता है, वो भी जानता है कि कोई खतरनाक चीज है, तो वह नहीं आ रहा है। आप फिल्म मोगली को याद कीजिए, आप पे मोगली फिल्म देखे होंगे, और उस मोगली फिल्म में आप याद कीजिए वह बच्चा जो है मोगली, वह आग के सहारे ही वह बचता है, उस शेर से अपने आप को बचाता है, उसकी आंख को वह नुकसान पहुंचाता है। तो आग जो है मानव के लिए बहुत ही वह सहायक हो गया, उसका जीवन आसान कर दिया है। तो पैलियोलिथिक एज में ऐसा सारी कहानियां चल रही हैं, कहानी आगे बढ़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए यह है कुछ बड़े बड़े पत्थर, यह है हालांकि, और कुछ पतले पत्थर जो मध्य पाषाण काल के बताए गए हैं। तो आपको बस दिमाग में रखना है 3 टाइप का, बड़ा पत्थर बेडोल पत्थर जो है पूरा पाषाण काल का है, उसी को थोड़ा नुकीला चिकना बनाया गया हुआ है मध्य पाषाण काल में, और नव पाषाण काल आते आते और चिकना और नुकीला बना दिया गया है, तीर पर रख करके दूर तक मार करने वाला बना दिया है, हल्का बना दिया, दूर से फेंक करके मार रहा है, जो नजदीक जाना पड़ता था अब उसको नुकीला बना दिया, हल्का बना दिया, तो दूर से ही फेंक करके मारा, लग गया तो लग गया, मर गया तो मर गया, नहीं भी लगा तो वह जानवर हमारी तरफ अटैक करेगा, तब तक हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे, यानी मानव का जीवन बच जाएगा, ड्यूरेशन वह बन गया है, टाइम बच गया है, क्योंकि औजार जो है अच्छा हो गया है। आज ये औजार के बल पर ही चीजें हो रही हैं। आज देखिए यह भारत सुखोई मंगा रहा है और उसके कारण चाइना को पीछे ढकेल रहा है। तो यह जितने ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी आपके पास होगी वह आप शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। तो यही मानव के साथ भी हो रहा था। क्लियर है दोस्त? समझ रहे हैं आप? कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वह किस तरह की आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं। आप वंदना जीएस क्लासेस को देख रहे हैं, आप अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द या लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, और बेल बटन दबा लें ताकि नए वीडियो जो हम आपके लिए लाएं तो वह आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वह आपको मिलता हुआ रहे। तो यह है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरा मध्य पाषाण की बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण की अगर बात करें तो यह 10 लाख से, यह है पूरा पाषाण 25 लाख से 10 लाख की बात करे थे, तो यहाँ 10 लाख से ले लीजिए, 10 लाख से 4000 तक लीजिए, 10 लाख से 4000 तक का यह है टाइम पीरियड, 4000 BC तक का टाइम पीरियड जो है मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक एज में इसे रखिए, इसे मेसोलिथिक एज में हो जाएगा। ऐसा हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो अब देखिए मेसो वह का मतलब है, मेसोलिथिक एज कहते हैं, मेसो का मतलब ये होता है मध्य, ठीक है। तो यह मध्य पाषाण काल का दिया जाता है, यह एक ट्रांजिशन जोन है, यह क्या है? ट्रांजिशन जोन है, यह पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का काल है, एक ट्रांजिशन जोन है। यह पहले वाला चीजें खत्म हो रही है, नई चीजें आ रही है, तो एक ट्रांजिशन जोन के समान हो जाता है। इस काल की मुख्य विशेषता जो है माइक्रोलिथ है, लघु पाषाण उपकरण है, कि यानी कि अब यहाँ वह मानव जब उसे रगड़ने लगा, पत्थरों को नुकीला बनाने लगा तो छोटे छोटे नुकीले पत्थर आने लगे, माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग मानव करने लगा है, हल्के वह पाषाणों का, हल्के पत्थरों से औजार बनाने लगा है, तो माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ के भी नाम से जाना जाता है, लघु पाषाण उपकरण के भी नाम से जाना जाता है। और माइक्रोलिथ लघु उपकरण की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो कार्लाइल के द्वारा किया गया है। कार्लाइल जो है 1867 में विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश वाला भाग, विंध्याचल जो पर्वत आप सुनते हैं, विंध्य क्षेत्र में इसकी खोज किया था, इसके बारे में बताया था। तो भी याद रखिएगा, माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण की खोज सर्वप्रथम किसने के द्वारा किया गया? कार्लाइल के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1867 में किया गया है, यह याद रखना है। यह है मध्य पाषाण काल के बारे में आपको याद रखना है। यह नव पाषाण काल का चित्र है, तो पहले यह मध्य पाषाण काल की और बातें वह जान लीजिए उन्हीं सारी चीजों को। अब यह युग जो है माइक्रोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में मनुष्य क्या करने लगा? मनुष्यों का मुख्य पेशा शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह करना हो गया है। देखिए पशुपालन की शुरुआत हो गई है, जिसके निशान मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिले हैं। देखिए बात समझिए,
मानव शुरुआत में वह है जब बस शिकारी रहा है, हंटर रहा है, पूरा पाषाण काल में वह हंटर रहा है, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते वह पशुओं को भी पालना शुरुआत कर किया है। मध्य पाषाण काल में मतलब पशुपालन की शुरुआत हुई है। हालांकि फिर बड़े रूप में पशुपालन जो है नव पाषाण काल में हुआ, लेकिन यहाँ शुरुआत होने लगी है। और आप जानते हैं पशुओं में सबसे पहले कुत्ते को वह पशु को बनाया गया था, पहला जो कुत्ता पशु पाला गया था, तो याद रखना है। उसके बाद भेड़ बकरियां बहुत सारी चीजें, तो यह लेकिन पहले पशु के रूप में कुत्ता, आप जानते हैं कई बार पूछा है मनुष्य के द्वारा पहला पालतू पशु कौन सा बनाया गया, तो कुत्ता बनाया गया है। किस काल में, तो मध्य पाषाण काल में यह है उसका भी उपयोग करने लगा है। पशुपालन की तो शुरुआत हो गई है, मानव जो खाद्य संग्रह करने लगा है। अब जो वह इकट्ठा करता था खाने के लिए उसे कुछ रख भी रहा है कि कल भी काम आएगा, यह है कल भी काम आएगा। तो यह है यहाँ पर शिकार करना भी या मछली पकड़ना, खाद्य संग्रह भी करने लगा है और पशु भी पालने लगा है। यह मध्य पाषाण काल की कहानी होती है। नव पाषाण काल की अगर बात करें तो देखिए यह नव पाषाण काल है। आप लेंगे समय 4000 से 1000 तक। नव पाषाण काल आप लेंगे 4000 से लेकर 1800 तक है, 1000 तक आप ले सकते हैं। 1000 BC तक का समय जो है वह न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो यह है नव पाषाण काल है, यह है 4000 से लेकर के 1000 तक माना जाता है। देखिए इसके बारे में जो पॉइंट है, नव पाषाण कालीन उपकरण और औजारों की खोज 1860 में उत्तर प्रदेश में ली मैसूरियर के द्वारा किया गया है। नाम याद रखना है, या ली मैसूरियर जो है इनके द्वारा सबसे पहले मध्य उत्तर प्रदेश में 1860 में नव पाषाण कालीन उपकरण की खोज की गई है, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो नव पाषाण कालीन उपकरणों की जानकारी पहली बार किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, किस इतिहासकार के द्वारा दिया गया है? ली मैसूरियर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1860 में दिया गया है। नव पाषाण शब्द आप जानते हैं न्यूलिथिक, न्यू मतलब नया होता है, लिथिक मतलब पाषाण पत्थर होता है, मतलब नया, या उस चीजें बदलने लगी हैं और ज्यादा स्थायी रूप ले लेगा। सारी चीजों की हम लोग बात करते हैं। आप थोड़ा पॉइंट को बस देख लीजिए। नव पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन ल्यूबक ने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक थीम्स में की थी। यह पहली बार 1865 में प्रकाशित हुआ था। तो यह पॉइंट भी आप याद रखें। नव पाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग किस किताब में किया गया? प्रागैतिहासिक थीम्स में किया गया है, यह आपको याद रखना है। और यह 1865 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। पुस्तक के यह लिखने वाले कौन है? तो सर जॉन ल्यूबक है। सर जॉन ल्यूबक के द्वारा यह किया गया है। कब किया गया? 1865 में किया गया है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, वी गार्डन चाइल्ड पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नव पाषाण कालीन ताम्र पाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। यह है वी गार्डन चाइल्ड, याद रखिएगा, जिन्होंने नव पाषाण कालीन सभ्यता को ताम्र पाषाण युग को, साथ ही वह नव पाषाण काल के दौरान जो है वह तांबा का प्रयोग जो शुरू हो गया है, तो इसके बाद होता है ताम्र चारकोलिथिक एज कहते हैं, को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। मतलब समझिएगा यहाँ मतलब कहने का कि अब मानव जो है यह खाद्य को जो है यह उपजाने लगा है, यानी कृषि की शुरुआत हो गई है। तो VVI आपको याद रखना है कि भारत में कृषि की शुरुआत यह है प्राचीन काल, यह है इस 3 कालों में, स्टोन एज में किस काल में कृषि की शुरुआत मानी जाती है? तो नव पाषाण काल से। अब मानव जो है खेती करने लगा है। ठीक है, समझिए इस कहानी को समझिए। मानव खेती करने की शुरुआत कैसे हो गई? मानव जो है कोई भी चीज खाता था, उसे पूरा पाषाण काल के दौरान जो है वह जानवरों का शिकार करता था, खाता था, पेड़ पौधों से वह तोड़ता था, कुछ खाता था, अमरूद तोड़ा और वह खाने लगा। ठीक है, भुंजन सिंह का पेड़ है, अमरूद वह तोड़ करके खाने लगे। तो कुछ खा रहे हैं, आप कुछ फेंक रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ मानव वह फेंक रहा है, फेंक दिया, खाया, पेट भर गया, सोया, आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद फिर उधर से गुजर रहा है, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर उधर रास्ते से गुजर रहा है। अब उसमें 4 दोस्त मिलकर के जो अमरूद खाए थे और वहां से गुजर रहे हैं, तो उसमें से एक दोस्त जो है हो सकता है वह है उसका दिमाग काम किया। मतलब 4 दोस्तों में से एक दोस्त कह सकते हैं न्यूट्रल टाइप का एक होता है, आपके दोस्तों में एक न्यूट्रल टाइप का दोस्त हो जरूर रहता है, जो हर चीज के लिए पूछता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, उसको मानना बताए कैसे क्या हुआ, चुपचाप खावा, चलो बढ़ो। तो वह, लेकिन वो जो न्यूट्रन टाइप का है वो कह रहा है कि ना यह है, यहाँ यह कैसे आ गया। वह कह रहा है कि कल यहीं बैठ करके खाए थे, इसी में से कुछ बीज निकला हुआ है, मतलब हो न हो या जो पेट चीज भरता है उससे वही निकलता है और फिर वह पेट भरेगा।
अब मानव के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी स्टोन एज के दौरान? भोजन या पेट सबसे बड़ी समस्या थी। हालांकि यह पेट भी आज भी समस्या है। यह है पेटे जो है वह प्राचीन काल से लेकर के आज आधुनिक काल तक सबसे बड़ा समस्या ही पेट है। पेट अगर भर जाए तो यह कोई निकले ना, ठीक है। तो यह पेट जो है भगवान इस तरह से बनाए हैं कि इसकी जरूरत की पूर्ति के लिए यह हमेशा खाली होते रहता है और इसको भरना पड़ता है। इसके लिए आपको क्रियाशील रहना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है, जरूरी भी है, नहीं तो शिथिल पड़ जाएंगे। तो बात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वह है 4 दोस्त में से, या मान लिया जाए या सोचा जाए, क्योंकि यह भी इतिहासकारों ने देखा नहीं है, वहां लिखित प्रमाण नहीं है, तो यह बस सोच करके ही ये सारी चीजों को डेवलप किया गया, बताया गया कि ऐसे हुआ होगा, ठीक है, या स्टोन एज के बारे में ऐसे हुआ होगा, यह है हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो वही अनुमान लगा रहे हैं। 4 दोस्त में से एक दोस्त को लगा कि नहीं, जो वह पेट भरता है, जो समस्या इधर उधर घूमना पड़ता खोजना पड़ता है, वह उसी में से निकला हुआ है, तो यह पेट भरेगा। तो वह क्या कर रहा है कि उससे पौधे को लगा दे रहा है, एक जगह रोक दे रहा है। फिर वह सोच रहा है कि इसमें से जो फल निकलेगा वह दूसरा कोई ले न ले, यह है फल जो इसमें से निकलेगा वह है दूसरा कोई जो है वह गुंजन सिंह सोच रहे हैं कि दीपक सिंह न ले ले, तो वह उस जगह की देखभाल करने लगे, वो बाउंड्री मार दे रहे हैं, वहीं रुक गए हैं, बैठ गए हैं। मतलब कि मानव अब अस्थाई जीवन जीने लगा है। मानव क्या करने लगा है? अस्थाई जीवन जीने लगा है। मानव स्थिर हो गया है कि नहीं, अब यहाँ से जो फल निकलेगा वो हम ही खाएंगे, कोई दूसरा कोई न ले, तो वह मानव स्थिर हो गया है। तो दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, नवपाषाण काल में मानव स्थिर हो गया है, यानी अस्थाई बस्तियां भी बसने लगी हैं। तो अस्थाई बस्ती कब बनने लगा है, कब बसने लगा है? तो नियोलिथिक एज में ही बसने लगा है। तो यह भी बीबीआई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, खेती की शुरुआत कब हुई है? तो नवपाषाण काल में हुआ है। अस्थाई बस्तियां कब बसने लगी हैं? नवपाषाण काल में हो रहा है। मानव वह एक जगह रुकने लगा है, वह फसल की रक्षा करने के लिए। क्लियर है दोस्तों? साथ ही अब फसलों के साथ है वह पशुपालन भी बड़े रूप में, वह कृषि की सहायता के लिए आप जानते हैं पशुओं को पाला जाता है। आज यह ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट है, नहीं तो पहले बैल है और यह सारी चीजें थी, कृषि में सहायक होता था जानवर है। तो यह है उस पशुपालन को भी वह डेवलप कर दिया है। तो पशुपालन भी बड़े रूप से जो है वह हस्बेंड्री सिस्टम भी जो शुरू हुआ है वह नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ है। तो पशुपालन भी बड़े रूप से यहाँ शुरू हो गया। मानव एक जगह जीवन जीने लगा है, वह खाद्य उत्पादक हो गया है। जो खाद्य संग्राहक था, जो वह गए वह अब वह खाद्य प्रोड्यूसर हो गया, उत्पादक हो गया, वो उपजा करके खा रहा है। और चूंकि वह फसल जहाँ उपजा रहा है वहीं वह रुक रहा है। आप देखते हैं गांव में जो बस्तियां होती हैं, गांव के आसपास जो है 2-4-5 किलोमीटर में उन लोगों का खेत होता है और वह जाते हैं, खेती करते हैं, शाम को वापस फिर घर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वह गोरखरी में मेरा खेत है या हम रह रहे हैं बॉम्बे में। बॉम्बे में रहिएगा तो बॉम्बे में ही रहेंगे, यहाँ जो है खेत आपको वह देना पड़ेगा, राम वालों को किसी को देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि वह तो यह है चीजें वह हो रही हैं। तो यह है वही जो है अस्थाई बस्तियां बस गई और लोग खेती करने लगे। बात समझे? आगे बढ़ रहे हैं। नवपाषाण काल की संस्कृति में वही सारी चीजें देखिए, कृषि कार्यों की शुरुआत हो गई, एकदम बीबी याद रखना है। पशुपालन की शुरुआत हो गई है। पत्थरों के चिकने औजार और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हो गया है। यह है औजार जो है और अच्छे अच्छे बनाए जाने लगे हैं। यह है और चिकने आने बनने लगे हैं, और नुकीले बनने लगे हैं, और हल्के बनने लगे, दूर तक वो मार कर रहा है, भोजन की आराम से प्राप्ति मानव कर रहा है। तो यह है सब जो है वह डेवलपमेंट जो जबरदस्त रूप से हुआ है वह है नवपाषाण काल के दौरान हुआ है। एक पॉइंट बताया गया है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्लेस्टोसीन युग, जो प्लेस्टोसीन युग में मानव का उद्भव हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या साउदर्न पीपल, यह सर्वप्रथम अफ्रीका में। देखिए वो क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिएगा, इतनी बातों को पढ़ने से यह है। आप एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मानव का पहला उद्भव कहाँ माना जाता है? तो मानव का पहला उद्भव माना जाता है वह अफ्रीका में। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट वह याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका याद रखिएगा। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में मानव का प्रथम प्रमाण मिलता है। तो मानव का जीवन उद्भव जो माना जाता है वह अफ्रीका से शुरुआत माना जाता है, वहां से शुरुआत माना जाता है, ठीक है। अपने भारत में जो है, अपने भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्रथम साक्ष्य पता चलता है भारत में मनुष्य के उद्भव का, प्लेस्टोसीन युग में। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। अपने भारत की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्रथम मानव का यह प्रमाण मिलता है, मानव की बातें मिलती है। तो मानव का प्रथम साक्ष्य जो है वह बोरी नामक स्थान से मिलता है, जो महाराष्ट्र में है। और किस युग में मिलता है? तो उसे प्लेस्टोसीन युग नाम दे दिया जाता है। प्लेस्टोसीन युग में याद रखिएगा यह मानव का प्रमाण भारत में मिला है। कहां से मिला है? महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से मिला। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? यह चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो देखिए अब इसके आधार पर क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा सा आप इसे
मैप को देख लीजिए, यह सब कुछ औजार है। यहाँ देखिए इस दौरान जो है पॉलिश किए हुए यह मृदभांड बनने लगे हैं, यह घड़े बनने लगे हैं जो चमकदार थोड़े वह पॉलिशदार यह घड़े बनने लगे हैं। यह है बड़े बड़े अच्छे अच्छे औजार आ गए हैं जिससे वह खेती कर रहा है, मानव वह खेती कर रहा है। यह सिलवट्टा ये सब आ गया है जिससे वह है चीजों को प्राप्त कर रहा है। यह है तो यह सारी चीजें जो है डेवलपमेंट एक जबरदस्त रूप से नवपाषाण काल के दौरान हुआ है। यह देखिए नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख है शहर जो है वह जगह जो है वह आपसे पूछा जाता है। जैसे एक अपने जम्मू कश्मीर में ब्रुज होम है, जगह कौन सा है, ब्रुज होम है। ब्रुज होम से VVI क्वेश्चन बनता है गर्तावास, गर्तवास कहते हैं गड्ढा घर, ठीक है, गड्ढा खोद करके घर बना करके मानव रह रहा था। तो प्रथम गर्तावास का प्रमाण कहां से मिला है, तो ब्रुज होम से मिला है। कहां से मिला है, ब्रुज होम से मिला है। प्रथम गर्तावास गड्ढे घर का, गर्तावास कहते हैं गड्ढा घर, गड्ढा खन करके घर बनाया जाता था, उसका प्रमाण कहां से मिला है, ब्रुज होम से मिला है, जम्मू कश्मीर में है। एकदम VVI एक बार नहीं हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह याद रखेगा। यहीं से एक और प्रमाण मिला है क्या, तो यह है मनुष्य के साथ है, वह है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मनुष्य और कुत्ते का जो है अवशेष मिला है, अस्थि मिला है, अस्थि पंजर मिला है। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रथम प्रमाण कहां से नहीं मिला है, तो ब्रुज होम से ही मिला है। तो यह भी VVI का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है। अब देखिए यह कुत्ते को दफनाया जा रहा है, क्या संकेत कर रहा है, यह संकेत यह बताता है, विद्वान कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि मानव जब मर रहा था तो लोग समझते थे कि मानव जो वर्तमान जीवन में चीजों को प्रयोग करता है, जो उसे मरने के बाद भी जरूरत होती है, उसे मरने के बाद भी उसे जरूरत होती है, तो साथ ही उसके साथ दफना दिया जाए, उसके साथ ही उसे डाल दिया जाए। तो यह है कहीं यह सोच होगा, यही सोच यह समझ करके कि मानव का वह उपयोगी चीजें साथ में वह डाल दिया जाए तो वह कर दिया जाता है। देखिए अगर आधुनिक काल में आइएगा तो थोड़ा वह है सारी चीजें होती हैं। अगर कोई लेडीज का डेथ होता है तो वह है, अगर वह उन्हें दफनाया जाता है तो आप देखते होंगे थोड़ा सा व्यवहारिक लोग व्यवहार की बातें करते हैं, तो वह है उनको भेजा जाता है वह जलाने के लिए, तो उनका सारा वह है साजो सामान जो है श्रृंगार किया जाता है, वह श्रृंगार किया जाता है। मतलब कि वह जिंदगी में वह जो श्रृंगार कर रही थी लेडीज, वह मरने के बाद भी उसकी जरूरत है, समझिए वह सारा चीज वह भेज दिया जाता है, साथ में वह श्रृंगार करके वह भेजा जाता है। तो यह एक परंपरा चीजें हैं, उससे समझ सकते हैं वह जोड़ा जाता है। तो यह ब्रुज होम से गर्तवास याद रखिएगा, कुत्ते का और मनुष्य का जो है वह है एक साथ प्रमाण मिला है, वह है दफनाया हुआ मिला है, यह याद रखना है। मेहरगढ़ है वर्तमान में बलूचिस्तान वाले भाग में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले भाग में है। मेहरगढ़ से पहली बार जो है कृषि का प्रमाण मिला है, तो VVI आपको याद रखना है, मेहरगढ़ से ही प्रथम बार कृषि का प्रमाण मिला है। तो कृषि का प्रथम प्रमाण कहां से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, या VVI याद रखना है, यह है मेहरगढ़ से होता है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला चावल का प्रमाण अगर बात करें तो यह यूपी में कोल्डी हवा से मिला है। प्रथम में कृषि का प्रमाण नवपाषाण काल में कहां से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। लेकिन प्रथम चावल के अवशेष है या कहां से मिले हैं, चावल के अवशेष कहां से मिला है, तो कोल्डी हवा से मिला है पाषाण काल में। अब फिर सिंधु घाटी सप्ताह हम लोग पढ़ेंगे तो चावल के दाने यहाँ गुजरात में लोथल से भी मिला है। आगे सिंधु घाटी सप्ताह में जब आएंगे और वहां सिंधु घाटी सप्ताह में आपसे पूछा जाएगा कि चावल के दानों का प्रमाण कहां से मिला है, तो वह है लोथल से मिला है। लेकिन वो सिंधु घाटी सप्ताह में, पाषाण काल में आपसे पूछा जाएगा तो पहला बार चावल का प्रमाण जो है वह कोल्डी हवा से मिला है, और कृषि खेती करने का प्रथम प्रमाण कहां से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, यह याद रखना है। या VVI याद रखना, अपने चिरांद अपने बिहार में है, सारण जिले में, किस जिले में है, सारण छपरा जो कहते हैं, सारण जिले में है, छपरा जिले में है, यह चिरांद जगह है। यहाँ से जो है मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के या बर्तन बने हुए मिले हैं, मृद भांड कहते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के वह है घड़े मिले हैं बने हुए। तो मृद भांड का प्रमाण कहाँ से मिला है, चिरांद से मिला है। और कुछ हड्डी के औजार भी, कुछ हड्डी से बने हुए औजार जो होते हैं वह भी मिला है चिरांद से। तो आपको यह है बिहार SI में अगर यहाँ से क्वेश्चन वह पूछेगा, चिरांद जो है जरूर पूछेगा। BPSC में हजारों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अपने यह नवपाषाण कालीन में बिहार में कौन सा जगह है, तो चिरांद है। आपसे ऑप्शन डायरेक्ट यही दे देगा, नवपाषाण काल के प्रमुख है जगहों में से इसमें 4 में से कौन है कौन नहीं है, तो अपने बिहार में कौन है, चिरांद है। VVI आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
पेयमपल्ली जो है यह है तमिलनाडु वाले या कर्नाटक से लगा हुआ भाग जो हो जाता है उस भाग में भी यह प्रमाण मिले हैं। तो यह कुछ प्रमुख है नवपाषाण कालीन जगह मिले हैं जहां से अलग अलग चीजें मिली हैं, आप इसको याद रखें। तो यह है मानव के द्वारा यह चीजें हो रही थी। अब देखिए नवपाषाण काल के बाद वाला जो समय हो जाता है उसे चारकोलेथिक कहा जाता है, ताम्रपाषाण युगीन कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अब देखिए मानव के डेवलपमेंट की कहानी समझिए, वही चीज है। शुरुआत में मानव अपने जीवन को जीने के लिए वह जिस औजार का प्रयोग करता था वह पत्थर से बना हुआ था। पत्थर शुरुआत में वह बड़ा बड़ा था, बेडौल था, बेढंगा था। मध्यपाषाण काल आते आते उस पत्थर को नुकीला बना दिया, थोड़ा चमकीला बना दिया, वह है मध्यपाषाण काल में थोड़ा बनाया। नवपाषाण काल आते आते और जो है धारदार बना दिया और नुकीला बना दिया और हल्का बना दिया, दूर दूर तक मार रहा है। लेकिन अभी भी पत्थर ही है, पत्थर से वह हर चीजों को प्राप्ति नहीं कर रहा है। तो पत्थर के बाद मानव के द्वारा जिस पहले धातु का प्रयोग किया गया है वह कॉपर है, वह तांबा है। तो याद रखिए VBI पहला जो धातु का मानव प्रयोग किया है वह किस चीज का प्रयोग किया है, वह तांबा का किया है, वह कॉपर का किया है। VBI आपको याद रखना है। अब लेकिन साथ ही यह नवपाषाण काल के दौरान मानव पत्थरों का भी उपयोग कर रहा था और तांबे का भी उपयोग कर रहा था, इसीलिए एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है नाम ताम्रपाषाण युग, चारकोलेथिक एज। तांबा और पाषाण पत्थर दोनों का प्रयोग कर रहा था, दोनों यह टाइम पीरियड है, तो ताम्रपाषाण युगीन एक समय कह दिया जाता है। तो एक पत्थर एज हो गया, एक तांबा एज हो गया और एक लोह एज हो जाता है, फिर आगे लोहा आ जाता है। लेकिन ताम्रपाषाण से बाद आगे बढ़ते हैं। अब तांबा का प्रयोग कर रहा था, तांबा से जो औजार बनाए जा रहे थे लेकिन वह उतने सहायक नहीं हो रहे थे, तो तांबा में टीन मिला दिया। मानव डेवलप किया है, डेवलपमेंट है, मानव होमोसेपियंस से डेवलप करता है, सोचता है कैसे यह हुआ कैसे नहीं हुआ। तो यह है तांबा में टीन मिला देने से बन जाता है कांसा। क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है, कांसा बन जाता है। तो तांबा में यह है 70-80% तांबा और कॉपर और 10-20-25% यह टीन मिला देने से एक नया जो धातु बन गया वह कांसा बन गया है। तो वह है समय आता है कांस्य युगीन सभ्यता का। अब आगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, उसे कहा जाता है। उस दौरान का मानव जो है वह कांसे का प्रयोग ज्यादा कर रहा था, कांसे के बने हुए औजार से अपना जीविकोपार्जन कर रहा था, जीवन जीने का तरीका वह ढूंढे हुए था। तो वह कांस्य युगीन। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रमाण नहीं मिला। आगे चल करके वैदिक सभ्यता के दौरान 1000 BC में 1000 BC में 1000 BC में पहली बार लोहे का प्रमाण भारत में मिलता है। और लोहे का खोज होने के बाद यह मानव की गति बहुत तेजी से बढ़ती है। उसी के बाद मानव जो है वह लोहे से बड़े बड़े वह है युद्ध के भी औजार बनाने लगता है, लोहे से वह कृषि के भी औजार बनाने लगता है। तो यह कृषि भी बड़े पैमाने पर भारत में शुरू हो जाती है, युद्ध भी बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं। और उसी के बाद उसी यह है लौह युग के दौरान जो है महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है। यह है वैदिक काल समाप्त होते रहता है, तो यह है आता है महाजनपद काल। और महाजनपद काल की सबसे बड़ी विशेषता वही है कि लोहे का औजार प्रयोग जबरदस्त रूप से किया जाता था। लोहे से के औजार भी विपन भी बनाए जा रहे थे जिसके बल पर वह लड़ रहे थे रोग। आप देखेंगे महाभारत लड़ाई ले रहे हैं, लोहे से औजार बनाए जा रहे थे और खेती के भी औजार कर रहे थे। तो यह मगध जो महाजनपद होता है, मगध महाजनपद में ही यह लोहा ज्यादा मिलता है, जिसके कारण यहाँ यह बहुत ही राइज करता है। यहाँ कृषि भूमि बहुत अच्छी थी, गंगा यमुना का यह पानी था, मैदानी भाग था, एलुवियल सॉइल मिलता है। और साथ ही मिल जाता है लोहा, लोहा से कृषि के औजार बनाए जाते हैं। तो पत्थरों को खेतों को वह काट करके और खेती भी जबरदस्त रूप से किया जाता है। तो एक डेवलपमेंट होता है, पत्थर से या लोहा तक का सफर जो है मानव तय करता है और आज वो डेवलपमेंट की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। तो यह है हिस्ट्री बता रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे मानव आगे बढ़ा है, कैसे अपने जीवन को आसान बनाया है, जीवन जीने के तरीके को आसान बनाया है, यह हिस्ट्री के मार्फत हम लोग जानते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ रही है? हम समझते हैं कि आपको सारी बातों को समझ में आ रहा है। ध्यान पूर्वक आप हमें समझते रहिए, सुनते रहिए, पेशेंस के साथ है वीडियो आप देखते रहिए। सारा चीज आप यहाँ से लेकर के जाएंगे, यहाँ से फिर क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। एक डेवलप आपका सोच हो जाएगा। हिस्ट्री हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप याद कर लेंगे, आप हिस्ट्री को याद कर लेंगे, आपका वह माइंड मेकअप हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फिर जो है चीजों को, कुछ फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा और आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। विश्वास के साथ है, आप देखते रहिए, विश्वास बनाए रखिए दीपक सर पर, वंदना क्लासेज पर, और हमारे साथ जुड़े हुए रहें। तो यह है चैप्टर के कुछ प्रमुख बातें थी। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसी के साथ हम लोग उन सारी चीजों को और कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ से यह है क्वेश्चन जो बन रहे हैं, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। आगे बढ़े, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखिए थोड़ा पाषाण काल जो पेलियोलिथिक एज होता भी है उसे भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। वह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यह है तो पाषाण काल को बांट दिया गया। पूरा पाषाण भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, पूरा पाषाण काल को भी यह है 3 भागों में बांट दिया जाता है। यह है शुरुआती में, मध्य में और वह नव पाषाण काल यह कर दिया जाता है, उसमें भी पूरा पाषाण में ही कर दिया जाता है। उतना डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप इतनी बातों को समझिए। पूरा पाषाण काल का समय क्या है? तो 25 लाख से लेकर के 10 लाख ईसा पूर्व का समय मान लीजिए। मध्य पाषाण काल 10 लाख से लेकर के आप डायरेक्ट 4000 तक याद रखिए, 4000 तक आ जाइए। यह 4000 ईसा पूर्व तक का समय। और नव पाषाण काल जो है 4000 से लेकर के 1000। थोड़ा बहुत देखिए टाइम जो है वह है आपको यह है जाते रहता है। जैसे मध्य पाषाण काल को ले लिया जाता है तो यह मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एक साथ चलते रहा। क्या हो रहा था सो समझिए। कहीं कहीं क्यों मिलता है ऐसा? एक ही साथ जो है कुछ भागों में डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है और उसके बनस्पत कुछ भागों में डेवलपमेंट कम हुआ है। तो अगर उस भाग में देखें तो उसा माना जाएगा कि वह मध्य पाषाण कालीन जीवन जी रहा है, और जबकि वह जो है वह नव पाषाण कालीन जीवन जी रहा है। अभी वर्तमान में देखिए, आज यह विकसित देश, डेवलप और डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप का कॉन्सेप्ट क्या है? तो एक ही साथ 21वीं सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, लेकिन कुछ अमेरिका में वह रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल कितना बहुत अच्छा है वह है, और भारत में हम लोग वह किस लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे हैं। भारत में आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में जहां भी देखेंगे तो वह डेवलप और स्थिति आपको पता चलेगी कि एक ही समय में कोई वह अच्छा वह जॉब कर रहा है। आप जब दरोगा बन जाइएगा तो लाइफ स्टाइल आपका बदल जाएगा। देखिए आपका दोस्त जो होगा जो जॉब में चला गया तो आप ही के साथ रूम पार्टनर रहता था और वह भी वह है 1 रुपए का ख्याल रखा जाता था, लेकिन जो है वह जॉब लग गया, अब वह आपके साथ वह 2-2 हजार का पार्टी कर ले रहा है और वह हम देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वह हर कोई कर ले रहा है। तो क्या है, एक साथ ही जो है डेवलपमेंट का अलग अलग फेज देखने को मिलता है। आज 21वीं शताब्दी में ही एक वह डेवलप कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है और एक अंडर डेवलप कंट्री है। तो यही बात समझिए यहाँ भी हो रहा है कि कुछ भागों में नव पाषाण काल की स्थिति बन गई है, मानव डेवलप कर गया है, तो कुछ में मध्य पाषाण काल की स्थिति में वह है या थोड़ा वह अंडर डेवलप की स्थिति में बना हुआ है, इसीलिए थोड़ा टाइम पीरियड भी वह है आगे पीछे होता है। ठीक है, कभी भी हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास से वह अब टाइम कम पूछा जाता है। देखिए यह कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम को पर्पज से आप देखें तो किस चीज पर है, तो एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत थोड़ा बहुत आप वह है माइंड में कब रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक, वह वैदिक सभ्यता कब से कब तक है, या जो है अशोक का काल कब से कब तक है, तो आपका काम हो जाएगा। 1-2 साल का अंतर आप जितना किताब पढ़ेंगे उतना में मिलेगा, जितने आप टीचर से पढ़ेंगे उतना जगह आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो वह है यहाँ प्राचीन इतिहास है, इसीलिए अब हिस्ट्री में आप देखिएगा या एशियंट हिस्ट्री से टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता है, यहाँ फैक्ट पूछा जाता है। एशियंट हिस्ट्री से आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में फैक्ट और ईयर याद रखना है, वहां साल याद रखना है। मिडाइवल हिस्ट्री में वहां 1206 में या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है और वह 1290 तक गुलाम वंश चल रहा है, यह याद रखिएगा। फिर अब वहां डेट की बात नहीं आती है, डेट आपसे कभी नहीं पूछेगा कि वह है गुलाम वंश जो स्लेव डायनेस्टी है वह किस डेट से और कब डेट तक चला, वह किस दिन से किस दिन तक चला, डेट नहीं यहाँ साल। मिडाइवल हिस्ट्री में ईयर आपको फोकस करना है, ईयर भी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन वही एशियंट हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां डेट भी आपसे पूछ लिया जाएगा, वह है असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो किस डेट से शुरू हुआ और किस डेट को खत्म हुआ, साल भी पूछेगा और डेट भी पूछेगा। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग डेट का भी ख्याल रखेंगे, ईयर का भी ख्याल रखेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वह ईयर का ख्याल रखेंगे और कंटेंट जो है फैक्ट का याद रखेंगे। एशियंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ फैक्ट आप याद रखिए, कंटेंट आप ध्यान में रखिए। साल में अगर कंफ्यूजन भी होता है 1-2 सालों का अंतर आपको मिलेगा, उससे घबराना नहीं है, लगभग वह मोटा मोटी ध्यान आपको रखना है। आपसे बहुत कम जो है ईयर पूछे जाते हैं एशियंट हिस्ट्री में। क्लियर है बात? आगे बढ़ रहे हैं तो यह इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। नव पाषाण काल वह कर दिया जाता है जो आपको शुरुआत में बताया। आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो एक याद रखिए, यह है 20 लाख या 25 लाख, 25 लाख से लेकर के 10 लाख तक का यह समय पूरा पाषाण काल हो गया। 10 लाख से लेकर के 10 लाख बीसी से लेकर के या 4000 यह लाख है, 4000 बीसी, 4000 याद रखेगा। 4000 बीसी का जो समय है वह है हो जाता है मिडाइवल हिस्ट्री, और 4000 से लेकर के 4000 बीसी से लेकर के 1000 तक का बीसी जो है वह हो जाता है, वह नव पाषाण काल में शामिल कर दिया जाता है।
ठीक है, एक मोटा मोटी आप ध्यान इसे रखिए। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। पूरा पाषाण काल को भी आपको बताया कि उसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और यह है उच्च पूरा पाषाण काल यह कर दिया जाता है, या थोड़ा बांट दिया जाता है पूरा पाषाण काल को भी। यहाँ उसी को फिर बताया, पूरा पाषाण काल को 3 भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख से 50,000 तक, या मध्य पूरा पाषाण काल 50 से लेकर 40,000 तक, और उच्च पूरा पाषाण काल 40 से 10,000 तक, यानी कि 25 से 10 तक आपको जो पूरा पाषाण काल बताया, ठीक है, उसी को याद रखना है। इसे 3 भाग में बांट दिया गया है। पाषाण काल के इतिहास को किस काल में रखते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में। क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में लिखित जानकारी नहीं है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, उसे प्री हिस्ट्री कहेंगे। उसी चीज को जो आपको शुरुआत में बताया था वही क्वेश्चन के रूप में आपको दे दिया गया है। रॉबर्ट बुशफ्रूट आप याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक के पिता कहे जाते हैं। यह है कब और कहाँ उपकरण की खोज किया था, तो रॉबर्ट बुशफ्रूट ने 1863 में मद्रास के पलवरम में, एकदम VVI याद रखना है, पूरा पाषाण उपकरण की खोज किया था। एकदम VVI क्वेश्चन याद रखना है। यह है रॉबर्ट बुशफ्रूट प्रागैतिहासिक काल के पिता कहे जाते हैं, और उन्होंने प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण उपकरण की खोज कब किया था और कहाँ किया था, 1863 में पलवरम में किया था, और जानकारी को आगे बढ़ाया। कौन थे, तो एक भूवैज्ञानिक थे, एक इतिहासकार थे। क्लियर है। आगे पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 में किया गया था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना जो है 1861 में किया गया था। तो यह अलेक्जेंडर कनिंघम में यह है, उधर सिंधु घाटी सभ्यता के भी खोज में यह बड़ा रोल निभाए हैं, तो यह इनके द्वारा किया गया था। देखिए नीचे क्वेश्चन है ही, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी, तो 1861 में किया था। एकदम VVI आपको याद रखना है। और यही डिपार्टमेंट फिर आगे इसी के डिपार्टमेंट के हेड सर जॉन मार्शल बनते हैं, जिनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करवाई गई, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सब जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यह समझ जाए। यह है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, यह है एकदम इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, उन सारे का कलेक्शन हमने कर दिया है, कहीं नहीं जाना है, यहाँ के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कब कौन थे, 1861 में कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना है। मानव के कुल इतिहास का कितना भाग रह गया, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है लगभग 99%। मतलब मानव का जो एक लंबा सेशन चला है, सबसे ज्यादा लंबा टाइम पीरियड जो चला है वह प्रागैतिहासिक काल में ही चला है। तो लगभग 99% भाग जो है मानव के इतिहास का इसी के अंतर्गत माना जाता है। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियन जो हम लोग हैं, या होमो सेपियन जो आज के मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, उसका जन्म किस काल में हुआ है, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में 3 भाग जो कर दिया गया था, तो उच्च पूरा पाषाण काल में याद रखिएगा यह मानव माना जाता है। या अगर वह है पूरा पाषाण काल कह दे या वह है मध्य पाषाण काल भी कह दे तो आंसर चलेगा, क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल आते आते मध्य पाषाण काल आ गया है, तो मध्य पाषाण काल के दौरान होमो सेपियंस का जन्म हो रहा है। निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था, कोर प्रणाली। वह कोनदार होते थे, तो कोर प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थरों से बने कुछ औजारों के नाम बताइए। कुल्हाड़ी है, हस्तकठार है, विदर्भनी है, खड़क है, यह सब कुछ हथियार हो जाते हैं, जो आप याद रखेगा। निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य पत्थर के हथियारों का प्रयोग किस लिए करता था, तो किस लिए करता था, शिकार के लिए करता था, क्योंकि उस समय मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य अपनी रक्षा करना, पेट भरना था। इसलिए उसने जंगली जानवरों से लड़ने के लिए एवं उनका शिकार कर पेट भरने के लिए पत्थरों के औजारों में हथियार बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि गोल पत्थरों की अपेक्षा तीखे और सुडौल पत्थरों से शिकार आसानी से हो जाता था। तीक्ष्ण होता था, जाकर के पेट में धंस जाता था, और वह बहुत आसानी से वह जानवरों को मार लेता था। हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो निम्न पूरा पाषाण काल तथा मध्य पूरा पाषाण काल को हिमयुग के नाम से जाना जाता है। हिमयुग के नाम से यह पाषाण काल को जाना जाता है। पूरा पाषाण काल तुम्हें निम्न पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं या क्वेश्चन आने की संभावना है, तो यह कलेक्शन हमने आपको दे दिया है।
हिमयुग में आगे आने वाले समय मनुष्य के लिहाज से मुख्य अंतर क्या था, हिमयुग और आगे आने वाला समय में क्या अंतर था। तो हिमयुग में जानवरों का आकार बड़ा होता था, जिस वजह से मनुष्य बड़े हथियारों का प्रयोग करता था। लेकिन हिमयुग के गुजर जाने के बाद जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा तो छोटे छोटे जानवरों का आगमन हुआ, जिसका शिकार करने के लिए इंसान ने छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिया। देखिए यह है मानव के यह शरीर पर भी जो है वह प्रभाव पड़ा है। पहले के वह मानो ज्यादा लंबे चौड़े तगड़े होते थे, आज जो है वह थोड़ा साइज हो गया, कम हो गया, मेरा भी कम हो गया है। तो यह है चीजें वह चल रही हैं, वह है ज्यादा ठंडे देशों में अगर जाएंगे, यूरोपीय कॉन्टिनेंट में देखेंगे ज्यादा लंबे लंबे चौड़े चौड़े तगड़े हुआ लोग मिलते हैं। यह क्लाइमेट कंडीशन भी प्रभावित करता है, या क्लाइमेट कंडीशन भी वह असर करता है। तो यह है गर्मी आया और वह मानव छोटे हो गए तो उनको मारने के लिए छोटे हथियार की जरूरत हो रही है। निम्न पुरापाषाण काल के हेड एक्स की खोज सबसे पहले कब, किसने तथा कहाँ की थी? 1863 में रॉबर्ट बुशफूट ने तमिलनाडु में किया था। एकदम याद आइए, फिर पहले का ही क्वेश्चन है। पाषाण काल के साथ भारत में किस किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में बहुत स्थानों से पाषाण काल के साथ प्राप्त हुए हैं। हमें यह बताने के लिए पाषाण काल में मानव का प्रवेश भारत में हो चुका था। यह स्थान है कश्मीर। कश्मीर में कोटवार का पठार, कोटवार पठार आज पाकिस्तान में है, वहाँ दीदार घाटी, पहलगांव, राजस्थान में दिलवाना, महाराज दिलवाना जो है, दिलवाना एक यह है झील भी है। महाराष्ट्र में निवासा, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, तमिलनाडु में अतिरिपक्कम, यह सब मध्य प्रदेश में भीमबेटका। यहाँ से वह बहुत सारी चीजें मिली हैं, एकदम VVI याद रखेगा। भीमबेटका को हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पुरापाषाण काल के मनुष्य को कृषि का ज्ञान था? नहीं, पुरापाषाण काल का मानव पूर्णतः शिकार पर निर्भर था, वह शिकार करता था, शिकार पर ही अपने जीवन जीने के लिए वह आश्रित था, भोजन की प्राप्ति के लिए आश्रित था। मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार किस प्रणाली से बनाए गए? फलक प्रणाली से बनाए जाने लगे हैं। तो यह याद रखेंगे। भारत के ऐसे कौन से प्रतिष्ठित स्थान है जहाँ पर संभावना होते हुए भी पाषाण काल का कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो वह हम लोगों का गंगा यमुना सिंध का मैदानी इलाका है, जहाँ वह कम मानव के प्रमाण मिले हैं। भारत में किस स्थान से पुरापाषाण काल से संबंधित पशुओं के कंकाल मिले हैं? नंदा घाटी, मध्य प्रदेश। नंदा घाटी मध्य प्रदेश से पशुओं के बड़े पैमाने पर कंकाल मिले हैं। सब VVI ऑब्जेक्टिव हैं जिसे आपको याद रखना है। क्या पुरापाषाण काल के मनुष्य को पशुपालन की जानकारी थी? नहीं, पुरापाषाण काल के मनुष्य को जो पशुपालन की जानकारी नहीं थी, क्योंकि पूरा पशुपालन जो है कब से बड़े पैमाने पर शुरुआत हुआ है? तो मध्य पाषाण काल से हुआ है। तो प्रॉपर आंसर इसका मध्य पाषाण काल हुआ है, जब पशुपालन बड़े रूप से मानव शुरुआत कर रहा है। क्या पुरापाषाण काल का मनुष्य आग से परिचित था? तो वह आग के बारे में जानता था, लेकिन इसके प्रयोग से अनजान था। तो हमने आपको बताया आग की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, इसका भरपूर उपयोग अपने लाभ के लिए, मनुष्य अपनी रक्षा के लिए मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में जबरदस्त रूप से किया है। यह याद रखिएगा। क्या पुरापाषाण काल का मनुष्य स्थायी निवास बनाकर रहता था? नहीं, यह है मनुष्य घुमक्कड़ स्वभाव का था, भोजन की तलाश में भटकते रहता था, एक जगह खत्म हो गया फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, लेकिन जब वही खेती करना शुरू कर देता है, अस्थायी बस्तियां बसनी शुरू हो जाती है, तो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बड़े रूप से यह होता है। पुरापाषाण काल के मनुष्य की खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? वह बड़े जानवरों का शिकार करके इन्हें खाद्य सामग्री के रूप में संग्रहित करता था और खाता था, खत्म हो गया फिर वह तलाश में बढ़ जाता था। ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता है? उत्तर पुरापाषाण काल की विशेषता है। ठीक से यह बनने लगते हैं, धारदार बनने लगते हैं। सिंगी तालाब तथा 16R पुरास्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। एकदम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। सिंगी तालाब और 16R पुरास्थल राजस्थान से मिले हैं, शल्क निर्मित। ठीक है, छोटे छोटे या निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता है? मध्य पुरापाषाण काल के। कपास के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। यह खेती का भी प्रमाण मिला है, आपको बताया, तो यह याद रखिएगा। यह खेती का भी प्रमाण वहीं से सबसे पहले मिला है, कपास का भी प्रमाण मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वह मध्य प्रदेश में नौदा घाटी वाला भाग है। किस युग को चारकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण, वही इंग्लिश में कह देते चारकोलिथिक एज। यह ताम्रपाषाण युग है जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का मानव प्रयोग कर रहा था, चारकोलिथिक एज कहा जाता है। मेहरगढ़ से किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में जो है यह यहाँ से मिले हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? HD सालंकिया ने करवाया था। नौदा टोली का HD सालंकिया ने करवाया था, यह याद रखिएगा। यहीं से जो है मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है।
नर्मदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारक एवं मेगालिथ है, या मेगालिथ है मृतकों को दफनाने का स्थान। मृतकों को दफनाने के लिए जो जगह दफनाया जाता था उसे क्या कहते थे? मेगालिथ कहा जाता था या बृहत पाषाण स्मारक कहा जाता था। राख के टीले किस नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं? संगनकुल और पिपली हकल से मिला है। तमिलनाडु में है यह, तमिलनाडु वाले भाग में। या पिपली हकल जो है वह कर्नाटक से लगा हुआ भाग है। कर्नाटक वाला जो भाग हो जाता है वहीं से जो है राख के टीले मिले, राख के ढेर मिले हैं। एकदम VVI क्वेश्चन 45 नंबर VVI क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो यह है कुछ क्वेश्चन थे आपके जो यह है हम लोग इस स्टोन एज से संबंधित किए। तो स्टोन एज के बारे में हमने आपको सारा जानकारी दिया। इस पर 45 क्वेश्चन का एक सेट आपको करवा दिया जो VVI क्वेश्चन है। इतना अगर आप कर लेते हैं, इतना अगर आप नोट्स बना लेते हैं, अपने दिमाग में वह रख लेते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई वह फिर आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इतना आप करते चलिए तो हमारे साथ आप जुड़े हुए रहिए। वह हम चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आगे बढ़ते रहेंगे। अगले 2, 3, 4 महीने के बाद ही या 2 महीने के बाद ही एग्जाम होगा, तब तक हम लोग सारी चीजों को कर लेंगे। हमारे साथ आप बने हुए रहिए। वंदना GS क्लासेस के साथ बने हुए रहिए, दीपक सर के साथ बने हुए रखिए। विश्वास बनाए रखिए, विश्वास कीजिए। आपको सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा और निःशुल्क बिना कोई पैसे लिए या सारी चीजें हम प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप बदले में सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अच्छा कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए कि क्या आपको और जरूरत है। वह है अगर जरूरत जो है और जो आपको खराब लग रहा है, जो चीजें अच्छी नहीं लग रही है, वो हमें बताइए भी, ताकि हम सुधार भी कर सके। ये नहीं कि बस जय 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 नहीं करना है दीपक सर का, वह बताना भी है कि क्या चीज आप सुधार कीजिए सर। इसमें एक चीज है, कुछ थोड़ा सा इंग्लिश का कम प्रयोग हुआ है, इंग्लिश वालों के लिए हुआ, अगले दिन से उसको सुधार लिया जाएगा, वह भी आपका प्रयोग रहेगा। अधिकतर ऐसे 80% लोग हिंदी मीडियम के ही रहते हैं, इसलिए ज्यादा यह प्रयोग किया गया है। तो यह विश्वास बनाए रखिए, जुड़े हुए रहिए वंदना GS क्लासेस के साथ। हम आपको सबसे बेस्ट यूट्यूब का सबसे बेस्ट वह है चीज प्रोवाइड करवाएंगे, वह है सामग्री को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपको कहीं भी भटकने की, मानव की तरह या पूरा पाषाणकालीन मानव की तरह इधर से उधर, हाई चैनल से हाउ चैनल, उससे उस जगह नहीं जाना है। कोरोना काल में घर पर रहिए, मोबाइल में नेट पैक बस रखिए और हमारे साथ है वह है पढ़ते रहिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आप या स्वस्थ रहिए, आप व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, यह है टैगलाइन हमारा चलता रहेगा। तो स्वस्थ रहिए, या कोरोना काल में स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है, तभी आप पढ़ पाएंगे। और साथ ही व्यस्त रहिए। स्वस्थ रहने का तरीका क्या है? व्यस्त रहने, वह अपने पढ़ाई में इतने मगन रहिए कि वह रोग आपके पास आएगा ही नहीं, आपके पास रोग आएगा ही नहीं अगर अपने कामों में आप मगन रहेंगे तो, और उसके कारण आप मस्त रहेंगे। तो वह स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। देश के प्रति वह अपना कर्तव्य को निभाते रहिए, अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।